6 यूनिट्स में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रिसाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन जो एसआरबी नेट का पैटर्न होता है वो सारे बेसिस पे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा रिवीजन एंड डाउट क्लासेस भी आपकी रेगुलर होंगी। नमस्कार एंड वेलकम टू आईआरआई वाला। आज आप एसआरबी नेट इकोनॉमिक्स की एक डेमो क्लास देखने वाले हैं जो लेने वाले हैं सौम्या मैम, जो पीएचडी स्कॉलर है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली में। जो भी मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे इस कोर्स में उन खुद का एसआरबी नेट क्लियर है, और आपके पूरे कोर्स में सौम्या मैम मेंटर हैं, दूसरे तरुण सर एक मेंटर हैं जो आईआरआई जो अपनी एनडीआरआई से पीएचडी कर रहे हैं, और सृष्टि मैम है। ये सारे के सारे मेंटर्स आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्टली एसआरबी नेट इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेने वाले हैं। 6 यूनिट आपकी कंप्लीट है। 6 यूनिट्स में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रिसाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन जो एसआरबी नेट का पैटर्न होता है वो सारे बेसिस पे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा रिवीजन एंड डाउट क्लासेस भी आपकी रेगुलर होंगी। तो अगर आप एक्साइटेड हैं एसआरबी नेट इकोनॉमिक्स को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, और अगर आपको लगता है कि हमारे मेंटर्स इनफ क्वालिफाइड है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये आपका बैच है। और हमारे नंबर 9953077738 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, और एसआरबी नेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं इनवाइट करता हूं सौम्या स्वाति मैम को, और वो आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, सो आई एम सौम्या स्वाति एंड आज आपका डेमो क्लास होगा जिसका टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पहले तो कि हम इकोनॉमिक्स में जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करते हैं। आखिर हम क्यों पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर? तो मेन जो इकोनॉमिक्स का जो ये रहता है, सबसे पहला तो कि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट हमारे जो इनकम है और रिसोर्सेज है लिमिटेड है। तो इस कारण से इकोनॉमिक्स को वर्क करना है कि हम कैसे इन दोनों को साथ में लेके कैसे हम रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करके हम अपना सेटिस्फैक्शन को भी पूरा कर सके। सो दैट्स व्हाई हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, सो बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी कंज्यूमर हैज टू मेक चॉइसेस। कंज्यूमर थ्योरी क्या स्टडी करता है? तो कंज्यूमर थ्योरी स्टडी करता है कि जो चॉइसेस कंज्यूमर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाई कंज्यूमर्स परचेज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। यही हम कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर पढ़ते हैं। इसके अंदर थ्योरीज होती है जो कि ट्राई करती है एक्सप्लेन करने की इस बिहेवियर का क्या रीजन है। सो कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन्स हाउ अ कंज्यूमर, कैसे आखिर वो कंज्यूमर एलोकेट करता है अपने लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टू ऑब्टेन। लास्ट उनका गोल क्या रहता है कि उन्हें मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी चाहिए। ओके, सो कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हमें 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स जानने की जरूरत है। मतलब ये सारे जो टर्म्स है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे इनका क्या मतलब होता है, हम आगे थ्योरी तक नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये 4 है हमारे कंजम्पशन सेट, फीजिबल सेट, प्रेफरेंस रिलेशन एंड बिहेवियरल अजम्पशन। तो ये सारे एलिमेंट्स टुगेदर डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है। तो सबसे पहला हो गया कंजम्पशन सेट। आखिर कंजम्पशन सेट का क्या मतलब है? तो जितना भी मार्केट में गुड्स अवेलेबल है वो सारा आपका कंजम्पशन सेट है। चाहे आप उसे अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो सारे आपके कंजम्पशन सेट में आता है। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कंजम्पशन बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन इमेजिन और कंसीव रिगार्डलेस। उसको कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो अफोर्डेबल हो या ना हो। इसको हम चॉइस सेट भी कहते हैं। ओके, सेकेंड है अपना फिजिबल सेट। फिजिबल का मतलब क्या वो उसके लिए फिजिबल है। तो कंजम्पशन सेट हम होल के बारे में बात करते हैं, जैसे ये एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, ये आपका हो गया कंजम्पशन सेट। जब हम फिजिबल सेट की बात करते हैं तो फिजिबल सेट में सिर्फ वही सेट होते हैं, ओनली दोज कंजम्पशन बंडल्स दैट आर एक्चुअली अटेनेबल गिवन द कंज्यूमर्स इनकम, प्राइसेस एंड द अदर कॉन्स्टेंट्स। तो अगर आपका कंजम्पशन बंडल सारे कंजम्पशन जितने भी कमोडिटीज अवेलेबल है उनको इंक्लूड करता है, तो इसके अंदर का जो एक छोटा सा पार्ट होता है वो होता है आपका फिजिबल सेट। फिर है हमारा प्रेफरेंस रिलेशन। प्रेफरेंस रिलेशन क्या होता है? प्रेफरेंस मतलब होता है कि क्या आप प्रेफर कर रहे हो, यानी वो डिस्क्राइब करता है कि
जैसे अब इतने सारे अगर आपके पास कंजम्पशन बंडल है, फीजिबल बंडल है, तो आखिर क्या उसमें से कंज्यूमर चूज करे, क्या प्रिफर करे, तो वो बताता है प्रेफरेंस रिलेशन, कि कैसे एक कंज्यूमर कंपेयर करता है डिफरेंट बंडल को और डिसाइड करता है कि उसमें से बेटर कौन सा है। वो सारा तो खरीद नहीं सकता है, उसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो वो कैसे कंपेयर करेगा, तो उस जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रेफरेंस रिलेशन कहते हैं। और लास्ट अपना आता है बिहेवियरल अजम्पशन, यानी कि मॉडर्न कंज्यूमर थ्योरी ये अज्यूम करती है कि कंज्यूमर हमेशा कैसा चूज करेगा, जो मोस्ट प्रिफर्ड बंडल होगा फ्रॉम अमंग द फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले हो गया आपका कंजम्पशन बंडल, उसके अंदर हो गया आपका फीजिबल सेट। फीजिबल सेट प्रेफरेंस रिलेशन बताता है कि कैसे चूज करता है, और बिहेवियरल अजम्पशन ये बताता है कि सारे फीजिबल सेट्स में जो सबसे प्रिफर्ड बंडल होगा कंज्यूमर फाइनली उसको ही चूज करेगा। So this behavioral assumption completes the consumer choice model by stating that the consumer seeks the available alternative that is most preferred according to their taste. तो ये चारों जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये मिलके एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो कंज्यूमर है वो फाइनल अपना प्रेफरेंस को सिलेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं assumptions ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो बिना assumptions लिए हुए कोई भी मॉडल को हम completely explain नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इन 5 assumptions को लेकर चलते हैं साथ में। ओके, सबसे पहला है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब है कि कंज्यूमर रैशनल होगा। रैशनल होगा मतलब कि कंज्यूमर का जो फाइनल गोल है वो होगा कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, मैं कुछ भी चूज करूं मेरा फाइनल गोल यही होगा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसी को हम रैशनैलिटी कहते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर आप नेट में लिख रहे हो, आपके प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एज एमसीक्यू कि इनमें से कौन सा आपका अजम्पशंस हो गया कंज्यूमर बिहेवियर का, इनमें से कोई 3 दे देंगे, एक एक्स्ट्रा रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 जो है आपके अजम्पशंस हैं। और अगर आपको इसको मेंस में लिखने के लिए आ गया तो भी आपके पास कंटेंट रहेगा कि हाँ रैशनैलिटी का क्या मतलब है। सिंपल कि रैशनल कंज्यूमर रैशनल होगा, मतलब उसका जो फाइनल गोल होगा वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का होगा। सो ही ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। सेकेंड हो गया आपका लिमिटेड इनकम, मतलब हमेशा कंज्यूमर के पास इनकम तो लिमिटेड होगी, भले ही आपके वांट्स अनलिमिटेड हो पर इनकम तो लिमिटेड ही होगी। तो ये हम अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमेशा जो इनकम होगा वो एक डिसीजन पीरियड के टाइम में, मतलब जब हम एक बंडल को प्रेफर कर रहे हैं उस टाइम में जो आपका इनकम होगा वो लिमिटेड होगा। तीसरा हो गया कि प्राइसेस आर गिवन, मतलब कि प्राइसेस ऑलरेडी अवेलेबल है, कंज्यूमर किसी तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकता है एट अ गिवन टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। सो कंज्यूमर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइसेस, जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी है, उसी में कंज्यूमर को अपने इनकम के हिसाब से जो है वो गुड परचेज करनी है। चौथा हो गया फ्री चॉइस, यानी कि कंजम्पशन फ्री, मतलब कंज्यूमर्स फ्रीली चूज कर सकते हैं, मतलब उनको कोई ये नहीं है कि आप जबरदस्ती नहीं है, वो कंप्लीटली फ्री हैं, उनको ये बंडल चाहिए या वो बंडल चाहिए वो अपने से डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट होता है कंसिस्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे जाके आपका जो मॉडल्स बनते हैं, जो ग्राफ्स बनते हैं, उनका बेसिस है। कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है कि अगर एक बात कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एप्पल जो है वो मैंगो से ज्यादा पसंद है और मैंगो जो है वो लेट से ऑरेंज से ज्यादा पसंद है, इसका मतलब ये है कि हमेशा जो कंज्यूमर है वो एप्पल को ऑरेंज से ज्यादा पसंद करेगा। इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस, जिसको कि और हम आगे देखेंगे कि वर्ड आता है इसका ट्रांजिटिविटी। ओके, सो कंज्यूमर चॉइसेस फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर। अगर एप्पल मैंगो से ज्यादा पसंद है और मैंगो ऑरेंज से ज्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली एप्पल ऑरेंज से ज्यादा पसंद होगा। ओके, फिर आता है एक्सियम्स ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब एजम्पशंस और एक्सियम्स में क्या डिफरेंट है, तो एजम्पशन जो होता है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कंज्यूमर का, ये जो होते हैं ये हम चैलेंज कर सकते हैं, मतलब एजम्पशन जरूरी है किसी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, बट जैसे जैसे आपका मॉडल चेंज हो रहा है या आपको अगर कुछ और स्टडी करना है तो आपका एजम्पशंस पे हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, बट जो आपके एक्सियम्स होते हैं वो गिवन होते हैं, मतलब उनके बिना तो सिस्टम ही पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई
जो एक्सियम्स हैं ये काइंड ऑफ लाइक परमानेंट इन नेचर होते हैं, अजम्पशंस टेम्पररी होते हैं कि अगर आप चेंज कर रहे हो, कोई मॉडल आप चेंज कर रहे हो, कुछ और आप स्टडी कर रहे हो, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट एक्सियम्स आर गिवन, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो सारे एक्सियम्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्टली जैसे हैं, एक वर्ड है इसका और ऐसा एक वर्ड इसका पूरा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आगे आपका जितना भी डिमांड मॉडल है कि कैसे डिमांड डेराइव करते हैं, सब कुछ इसी का बेसिस पे है, मतलब इंडिफरेंस कर्व वगैरह इन पांचों एक्सियम्स के बेसिस पे है। ओके, सो मॉडर्न कंज्यूमर थ्योरी, ये 5 मेजर एक्सियम्स हैं which describe how a rational consumer behaves while making choices। तो assumptions ने बता दिया कि कंज्यूमर होगा रैशनल, और रैशनल कंज्यूमर कैसे आखिर अपने चॉइसेस बनाएगा, तो वो बताता है हमारे ये 5 एक्सियम्स। क्या क्या हो गया? सबसे पहला हो गया कंप्लीटनेस, दूसरा है ट्रांजिटिविटी जिसके बारे में बात कर रहे थे, कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस, तीसरा है कॉन्टिन्यूटी, चौथा है मोनोटोनिसिटी, और पांचवा है कन्वेक्सिटी। ओके, सो ये जो फर्स्ट 2 है एक्सियम्स वो डिफाइन करते हैं प्रेफरेंस रिलेशन को। जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें थर्ड कंपोनेंट देखा था प्रेफरेंस रिलेशन। तो ये जो कंप्लीटनेस और ट्रांसिविटी है ये क्या बताती है? ये बताती है प्रेफरेंस रिलेशन, यानी कि कैसे कंज्यूमर कौन से बंडल को प्रिफर करेगा, वो ये दोनों एक्सियम बताते हैं। ठीक है, और जो लैटर एक्सियम्स है यानी ये जो तीनों हैं, ये स्ट्रक्चर हमें हेल्प करते हैं कंज्यूमर चॉइस को इफेक्टिवली एनालाइज करने के लिए। इससे हम आगे जो है वो देखेंगे कि कैसे हम इंडिफरेंस कर्व वगैरह बनाते हैं। तो ये हमें बताता है कि कैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस चूज करते हैं, और ये बताता है कि कैसे क्यों चूज करते हैं, उसको इफेक्टिवली एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है। ओके, सो सबसे पहला हो गया हमारा कंप्लीटनेस। आखिर कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? कंप्लीटनेस का ये मतलब है कि अ कंज्यूमर कैन कंपेयर एवरी पेयर ऑफ कंजम्पशन बंडल्स। जितना भी मार्केट में, जब हम कंजम्पशन सेट की बात कर रहे थे, तो जितना भी कंजम्पशन बंडल मार्केट में प्रेजेंट है वो जो कंज्यूमर है वो उसको कंपेयर कर सकता है, यानी वो कभी कंफ्यूज नहीं रहता है। उसके पास एज हर शी कैन ऑलवेज मेक अ डिसीजन, मतलब कि कंज्यूमर को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। उसके पास बंडल है, उसको पता है कि उसे कुछ ना कुछ चूज करना है और वो चूज कर भी सकता है। तो वो बताता है कि कंप्लीटनेस फॉर एनी 2 बंडल्स, कोई भी अगर बंडल है तो आइदर हम ए को प्रेफर करते हैं बी को, या बी को प्रेफर करते हैं ए को, या फिर ए और बी में उसको कोई मतलब नहीं है, दोनों उसके लिए बराबर है। यानी उसके पास है कुछ ना कुछ, वो उसको प्रेफरेंस दे ही सकता है, आइदर एक को बड़ा बताए या नहीं बताए, दूसरे को बड़ा बताए, या फिर दोनों में से उसको कोई ये सेम हो दोनों के लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई प्रेफरेंस नहीं दे सकता है। तो यही बात करता है कंप्लीटनेस का, कि एवरी बंडल कैन बी गिवन अ प्रेफरेंस, ये बताता है आपका completeness। Okay, so states that for any 2 bundles the consumer can decide that one is at least as good as the other। मतलब at least as good का मतलब दोनों बराबर है। तो वही बोला गया कि कंप्लीटनेस का क्या मतलब हो गया कि हम जितने भी बंडल्स अवेलेबल हैं हमारे इकोनॉमी में, हम सबको किसी न किसी तरीके से प्रेफर कर सकते हैं, आइदर एक को बड़ा बताए, एक को अच्छा बताए, एक को बुरा बताए, या फिर दोनों को बराबर बताए। सेकेंड है हमारा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी वही हो गया जो हमने पहले बताया, डिस्कस किया, वो है कंसिस्टेंट प्रेफरेंस के बारे में, दैट द प्रेफरेंसेस आर लॉजिकली कंसिस्टेंट। सेम चीज है कि अगर ए आपका बी से प्रिफर्ड है, ए आपका कोई भी कंज्यूमर बंडल ले लो, कोई गुड ले लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एप्पल मैंगो से ज्यादा बेटर है और मैंगो लेट्स से ऑरेंज से ज्यादा बेटर है, तो हमेशा आपका एप्पल जो होगा वो ऑरेंज से ज्यादा बेटर होगा। तो ट्रांजिटिविटी क्या हो गया कि आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए। ये नहीं कि एप्पल मैंगो से ज्यादा पसंद है, मैंगो ऑरेंज से ज्यादा पसंद है, फिर भी ऑरेंज एप्पल से ज्यादा पसंद है। तो ये लॉजिकल पैटर्न फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये हमेशा जो आपका कंज्यूमर होगा उसका प्रेफरेंस कंसिस्टेंट होगा। It requires that the pair-wise comparisons be consistent across choices। अब ट्रांजिटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ट्रांजिटिविटी नहीं रहेगी तो कंज्यूमर के चॉइसेस कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएंगे, और अगर ऐसा रहेगा तो हम कंज्यूमर बिहेवियर को रैशनली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने एग्जांपल दिया पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बात को। सो ट्रांजिटिविटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो इंश्योर करती है कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या हो, कंसिस्टेंसी हो।
तीसरा आ गया आपका कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि जो स्मॉल चेंजेस अगर हो रहे हैं, अगर लेट्स से कंजम्पशन मॉडल में कोई छोटी सी चेंज आ गई, तो उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेफरेंस में बहुत ऐसे अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ जा रहा है। अगर थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे इंसान उस पे चेंज पे फोकस करके धीरे धीरे अपने प्रेफरेंस को चेंज करता है। ऐसे अब्रप्ट चेंजेस नहीं हो जाता है कि अच्छा थोड़ा सा चेंज हुआ, अचानक से मेरी प्रेफरेंस तो पूरी बदल गई। मतलब लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ओके अच्छा थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया इसका, बट मेरे को ये पसंद है तो ठीक है, मैं अभी भी इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि उसको पसंद है, वो उसको प्रेफर कर रहा है, फिर भी अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो उसको पूरी तरह से छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे, अब और थोड़ा ज्यादा प्राइस बढ़ा तो वो सोचेगा अच्छा मेरे को कोई दूसरा बंडल प्रेफर कर सकता हूँ क्या मैं, ऐसे करके वो धीरे धीरे करके वो उस बंडल से बाहर निकल के आता है। तो वही कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि जो प्रेफरेंसेस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होती है, एब्रप्ट चेंजेस नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि नो एब्रप्ट चेंज in consumer preference। ओके, सो कंज्यूमर के जो टेस्ट होते हैं वो ग्रेजुअली चेंज करते हैं, एब्रप्टली चेंज नहीं करते हैं। तो इससे क्या हेल्प होता है, यही कॉन्टिन्यूटी का जो एक्सियम है ये हमें हेल्प करता है स्मूथ इंडिफरेंस कर्व्स बनाने के लिए। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व्स पढ़ते हैं तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व्स होता है वो ऐसे कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसे स्मूथ होता है। तो क्यों, उसका जो इम्पोर्टेंट है एक्सियम वो कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पर ही है, अदरवाइज इसमें ब्रेकेज आ सकती है। विदाउट कॉन्टिन्यूटी कंज्यूमर बिहेवियर वुड बिकम इरेगुलर एंड डिफिकल्ट टू एनालाइज। फिर फोर्थ है हमारा मोनोटोनिसिटी। हाँ, तो मोनोटोनिसिटी क्या है कि इफ वन बंडल कंटेन्स मोर ऑफ एवरी गुड देन अनदर बंडल, देन द कंज्यूमर प्रेफर्स द बंडल विथ मोर गुड्स। सिंपली मोर इज बेटर। जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा उसका प्रेफरेंस होगा। तो वही कह रहा है कि अगर एक बंडल में ज्यादा से ज्यादा है, मोर ऑफ एवरी गुड है, अगर आपके दो बंडल है जिसमें कि लेट्स से कि 5 मैंगोज है और 4 एप्पल है, मान लो ये आपका बंडल 1 हो गया, और दूसरा बंडल है जिसमें कि 6 मैंगोज है और 4 एप्पल है, और ये आपका बंडल 2 हो गया, तो हमेशा जो कंज्यूमर होगा वो बंडल 2 को ही जो है प्रेफर करेगा। वही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो मोनोटोनिसिटी इज मोर इज बेटर, बिकॉज जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। सो हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन। जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जब आपका इंडिफरेंस कर्व ज्यादा होगा मतलब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, तो उसका जो रीजन है वो मोनोटोनिसिटी ही है। बट ऑब्वियसली कहीं कहीं पे ये जो है जैसे पोल्यूशन हो गया, नॉइज हो गया, ये सब हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट ऐसे जनरली हम मान के चलते हैं कोई भी कमोडिटी के लिए, कोई भी सर्विस के लिए, कि वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। लास्ट है आपका कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है। मतलब मान लो आपका एक बंडल है जिसमें कि 4 मैंगोज हैं और 0 एप्पल्स हैं, और आपका एक बंडल है जिसमें कि 2 मैंगोज हैं और 2 एप्पल्स हैं, तो आपका जो कंज्यूमर होगा वो इसको प्रेफर करेगा, क्योंकि हमेशा जो कंज्यूमर है वो वैरायटी प्रेफर करता है। वो जब दोनों को कंपेयर करेगा तो उसको लगेगा इसमें उसको बस 4 मैंगोज मिल रहे हैं, भले ही उसको मैंगोज पसंद हो, बट उसको मैंगोज और एप्पल्स दोनों पसंद है, तो वो प्रेफर करेगा कि इसका कम क्वांटिटी हो बट मेरे को ये भी मिल जाए। तो कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब, कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर वैरायटी प्रेफर करता है। सो कंज्यूमर्स प्रेफर वैरायटी। ओके, तो ये हमारे 5 एक्सियम्स हो गए जो कि हम इकोनॉमिक्स को हेल्प करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में, इंडिफरेंस कर्व्स बनाने में, डिमांड कर्व को डिराइव करने में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताने में, और मॉडर्न जो डिमांड थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे एजम्पशंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पांचों जो एक्सियम्स हैं उनका लिटरल मीनिंग क्या है। वर्ड एक है बट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, तो मैंने ट्राई किया है कि आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में समझा सकूं कि उसका क्या मतलब होता है। ओके, सो अब हम धीरे धीरे चलते हैं कंज्यूमर थ्योरी के मॉडल की तरफ। ओके, सो जब हम मॉडल की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटी थ्योरी जो हम बात करते हैं उसके बारे में, तो ये इसके 2 ब्रांचेस हैं मेनली जो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आए थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, उनमें से थे जेवॉन्स, मेंजर, वॉलरस। ये लोग बिलीव करते थे कि ये जो यूटिलिटी है
इसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। यही थे जिन्होंने एक आइडिया दिया था कि जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की हम बात करते हैं, मतलब हमारे पास दो यूटिलिटी थ्योरी है, एक है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल का क्या मतलब है कि हम उसको जो यूटिलिटी है उसको हम क्वांटिटेटिवली उसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं उसको। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का जो एक मैसेज था, जो एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन था, वो पुराने इकोनॉमिस्ट जो जेवॉन्स, मेंजर, वॉलरस थे उन्होंने दिया था। बट उनको किसने पॉपुलराइज किया, किसने रिफाइन करके उसको स्टडी किया, तो वो थे आपके एल्फ्रेड मार्शल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अगर रहे कि किसने दिया था, किसने रिफाइन किया था, तो वो हो गए आपके एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ये थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए जैसे कि पैरेटो, हिक्स, एलन, इन्होंने कहा कि नहीं, हम यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। उन्होंने बताया कि हम जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, उसको सिर्फ हम रैंक कर सकते हैं। और वहां से आया आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जहां पे कंज्यूमर सिर्फ रैंक कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स को अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, वो उसको क्वांटिटेटिवली नंबर या वैल्यू नहीं असाइन कर सकते हैं। सो हिक्स एंड एलन का जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, वो फिर जाके एक ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का स्टार्ट बना था। ओके, सो ये था आपका हिस्टोरिकली कैसे हम थ्योरीज पे आते हैं, कैसे आपका कार्डिनल यूटिलिटी आया, कैसे आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी आया। सो आज की क्लास में हम बस कार्डिनल यूटिलिटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो कार्डिनल का मतलब ही होता है जो काउंट किया जा सके। सो क्या अज्यूम करती है दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, यानी हम उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। अब कुछ अजम्पशंस होते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के। सबसे पहला कि कंज्यूमर रैशनल होगा। मैंने बताया रैशनल कंज्यूमर का क्या मतलब है कि उसका मेन गोल लास्ट में क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। सेकंड, ऑब्वियसली जो बेस है कार्डिनल यूटिलिटी का, कि यूटिलिटी मेजरेबल है, और इसको हम कौन से टर्म्स में मेजर करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं। जैसे कहते हैं ना, वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं और लिक्विड को लीटर में मेजर कर रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा मनी का, वो कांस्टेंट होगा। यानी कि जो हर एडिशनल मार्जिनल जहां पे भी आप देखो, सिंपल तुरंत कि एडिशनल कितना खर्च होने पे क्या चेंज हो रहा है, वही होता है मार्जिनल वर्ड का लिटरल मीनिंग। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। यानी कि हर एक्स्ट्रा रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं, उससे जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है वो कांस्टेंट मिल रही है। यानी कि अगर मैं 1 रुपया खर्च कर रही हूँ, उससे जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है, और मैं 2 रुपए जो खर्च कर रही हूँ, उससे जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है, वो दोनों सेम है। बट ऐसा होता है क्या? सो इस पर ही, इसी के बेसिस पे, इसी को क्रिटिसाइज करके हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बाद में आया था। ओके, सो बट यहाँ जो इन्होंने अज्यूम किया था, ये किया था कि आप हर 1 रुपए जो खर्च कर रहे हो, तो आपका जो उससे यूटिलिटी डेराइव होगा आपको, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी का है वो कांस्टेंट होता है। फिर हो गया चौथा आपका इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, कि अगर वन यूटिलिटी से, मतलब वन कमोडिटी से जो यूटिलिटी ऑब्टेन हो रही है, वो उससे दूसरे कमोडिटी से जो यूटिलिटी ऑब्टेन हो रही है, वो दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आपको एप्पल से जो यूटिलिटी मिल रही है और आपको जो ऑरेंज से यूटिलिटी मिल रही है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। पांचवा है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जैसे, अगेन मार्जिनल वर्ड का क्या मतलब है, जैसे ही मार्जिनल वर्ड देखो, इसका मतलब हो गया कोई भी एडिशनल यूटिलिटी है, तो एडिशनल जो मेरा अगर यूनिट में खर्च करूं, तो मेरी यूटिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यही मतलब है कि आप जैसे जैसे एक एक पीस एक्स्ट्रा खाते जाते हो, वैसे वैसे आपका जो मतलब यूटिलिटी है वो घटते जाता है, सेटिस्फैक्शन घटते जाता है। आपने 1 एप्पल खाई, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, आपने 2 खाई, आपको थोड़ा कम मिलेगा, आपने 3 खाया, आपको और कम मिलेगा, ऐसे ऐसे करके वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो 5 अजम्पशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। ओके, सबसे पहला कंज्यूमर रैशनल होगा, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट है। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है। और लास्ट हो गया आपका कि यही जो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी का है वो डिमिनिशिंग होते जाएगा।
अब आता है जो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक्चुअल क्या मीनिंग है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया कि जितना भी हमें सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन हुआ है कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम करने से, हर पॉइंट पे टोटल जितना होता है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। यानी हर एक यूनिट को कंज्यूम करने में जो यूटिलिटी मिल रही है उन सबको अगर हम ऐड करते जाएंगे तो आपका होगा टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि टोटल, अभी हम देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है कि टोटल यूटिलिटी जो होती है इनिशियली राइज करती है। अगर हम उसका ग्राफ देखेंगे तो क्या कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी इनिशियली जो है वो राइज करती है। फिर क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रीच करती है कब, जब एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। यानी ये यहाँ जब एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी उस पॉइंट पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो 0 हो जाता है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो आपका जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अगेन मैंने बोला एडिशनल सेटिस्फैक्शन obtained from consuming extra unit of a commodity। जैसे जैसे हम एक एक यूनिट कमोडिटी का कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी सेटिस्फैक्शन में क्या चेंज आ रहा है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी का चेंज है उससे हम क्वांटिटी को चेंज को डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स से ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका नंबर ऑफ एप्पल्स, आपने एक यूनिट एप्पल कंज्यूम किया तो आपको 20 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। टोटल कितना है, अभी तो 20 ही है। सेकंड मान लो सेकंड एप्पल यूनिट आपने कंज्यूम किया, आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 18। एक चीज देखो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घट गई, टोटल यूटिलिटी लेकिन आपकी बढ़ी। कैसे बढ़ी, तो 20 प्लस 18 ऐड हो गया, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, फिर मार्जिनल यूटिलिटी घट गई, 15 हो गई। अब 38 में हमने 15 ऐड कर दिया तो 53 हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया और घट गई, अब ये हो गया 53 प्लस 10 63। फिर फिफ्थ यूनिट किया और घट गया, 63 प्लस 5 68 हो गया। सिक्स्थ यूनिट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0, यानी अब आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। 5 एप्पल खाने के बाद आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये देखो, ये हो गया आपका 68। ये देखो सबसे मैक्सिमम है, जो मैंने बोला था कि जब MU 0 होता है तो आपका टोटल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा तो है नहीं। अब देखो 7th यूनिट अगर खाया तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, -5, नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव होता है MU तो आपका जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो घट जाता है। तो उसी को हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझा है कि देखो इनिशियली आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, 20 38 53 63 इंक्रीज किया। यहाँ पे ये है इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये है मैक्सिमम पॉइंट जहां पे आपका MU जो है वो 0 है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको दिख रही है कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिश होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। एट द पॉइंट जहां पे वो 0 हुआ आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही वो नेगेटिव हुआ आपका टोटल यूटिलिटी गिर गया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एज अ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हेन इज द टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, व्हेन MU is 0। ओके, सो ये है हमारा IRI वाला का महापैक। मतलब अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप ये वाला जो कोर्स है ये आप ले सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो, अगर आप चाहे तो इसको बात कर सकते हो आपके हेल्पलाइन नंबर पे। ओके, सो अब हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख ली, टोटल यूटिलिटी देख ली। एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ आता है जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, तो उसका जो रीजन प्रोवाइड करता है वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो आप समझ गए कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक एक करके यूनिट्स को, वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव हो रही है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया, वो सक्सेसिवली डिमिनिश होते जाती है। अगर हम अदर थिंग्स को सेम रखें तो ऑब्वियसली आपका इनकम, प्रेफरेंसेस, टेस्ट वगैरह सब सेम रहेगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट द अदर थिंग्स शुड रिमेन सेम।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट कि इसको हम गोसेन्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। गोसेन जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। ओके, सो इसको हम गोसेन्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अब आखिर ये एमयू क्यों डिक्लाइन करती है? सबसे पहला कि ह्यूमन वांट्स आर सटाइबल, मतलब वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसी का मतलब होता है सटाइबल। इसीलिए क्योंकि हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो धीरे धीरे वो वांट जो होती है वो कम होते चली जाती है। सेकंड क्या हो गया कि रिपीटेड कंजम्पशन अर्जेंसी रिड्यूस करती है। मतलब अगर आपको भूख लगी है, आपने एक एप्पल खा लिया, आपका थोड़ा सा पेट भर गया, तो अब वो अर्जेंट नहीं है ना कि मेरे को दूसरा भी चाहिए। ठीक है, आप चलो दूसरा खाए, उससे थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब हम स्टार्टिंग में रहता है कि जब हम भूखे हैं तो आपको ज्यादा अर्जेंसी होती है, इसीलिए आप जब उसको खाते हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू धीरे धीरे जब आप और ज्यादा खाने लगते हो। तो तीसरा हो गया कि वैरायटी प्रेफर करते हैं। ये तो आपका एक एक्सियम ही है कि अगर आपको 4 एप्पल खाना हो और आपको 2 एप्पल 2 मैंगो खाना हो तो आप 2 एप्पल 2 मैंगो खाना ज्यादा प्रेफर करोगे। और चौथा हो गया कि बार बार अगर आप रिपीटेड यूज करते रहो तो आपका सेटिस्फैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये 4 जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो होता है, पर क्यों होता है उसको ये एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हो गए? सबसे पहला तो कि जैसे लॉ ऑफ मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते हैं हमारा सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होता है। ठीक है, बेसिक कमोडिटीज के लिए तो ठीक है, बट अगर किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, जैसे आपकी हॉबी हो गई, जैसे कुछ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स हो गया, या फिर कुछ एडिक्टिव गुड्स हो गए, या किसी किसी केसेस में बात करो कि किसी किसी को नॉलेज गेन करना भी अच्छा लगता है, लर्निंग करना अच्छा लगता है, तो उस केसेस में आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन नहीं करता है, वो और अच्छा लगता है कि हाँ जितना दो उतना बेटर है। तो ये सब एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें? अब हम क्यों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो हर यूनिट के साथ रिड्यूस कर रहा है। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी से हम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना पाते हैं। आपको पता है कि जो आपका डिमांड कर्व होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, अगर हम क्वांटिटी और प्राइस के साथ करें तो आपका जो डिमांड कर्व है वो ऐसे डिक्रीज होता है। तो क्यों डिक्रीज होता है? इसका बेसिस है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एंड स्टडी दैट। सेकेंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी जब हम आगे पढ़ेंगे उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, तो वो चीज भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करती है। और लास्ट हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर को कितना ये मिल रहा है, मतलब जैसे अगर ये आपका डिमांड कर्व है और आपका सप्लाई कर्व है और मान लो ये आपका प्राइस है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कंज्यूमर सरप्लस है, मतलब कितना जो ये सरप्लस में से कितना पार्ट जो है वो कंज्यूमर को मिल रहा है, वो भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कर्व भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से एक्सप्लेन्ड है तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो तो होगा ही, इसलिए ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ओके, अब आता है एक सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ जो कि है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम एलईएमयू कहते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है कि अ रैशनल कंज्यूमर allocates income among different commodities in such a way that the marginal utility obtained from the last rupee spent on each commodity is equal। मतलब कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो ये बताता है कि कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो अपना इनकम ऐसे स्पेंड करता है कि हर कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो हमें इक्वल मिले। ठीक है, तो अभी हम इसका जो मैथमेटिकल नोटेशन है उससे भी इस बात को समझेंगे। ये इसका हो गया डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये ना लिखा हुआ हो कि जैसे ये डेफिनेशन दे दिया हो और आपको पूछे कि आखिर ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है और आपके ऑप्शन में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं,
लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसको गोसेन्स का सेकंड लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? गोसेन का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और आपका जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम गोसेन का सेकंड लॉ भी कहते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा कि मैंने क्या बताया कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो बताता है कि जो भी कंज्यूमर है वो अपने इनकम को ऐसे स्पेंड करता है कि उसको हर कमोडिटी से जितना भी वो पैसा स्पेंड करे वो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले। तो अगर दो गुड्स है तो इसका मतलब है ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको एक्स कमोडिटी से मिल रहा है, और ये हो गया प्राइस एक्स कमोडिटी का। तो वो ट्राई करेगा कि ये जो रेशियो है, ये वाई कमोडिटी हो गई, ये उसको सेम मिले, यानी कि वो अपने इनकम को ऐसे बांटे कि एक्स कमोडिटी से जितना उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही उसको वाई कमोडिटी से भी मिले, यानी जितना पैसा वो एक्स पे खर्चा कर रहा है उस हिसाब का जो उसको यूटिलिटी मिल रहा है वो इक्वल हो कंपेयर टू जितना वो वाई पे खर्च कर रहा है उससे जो यूटिलिटी मिल रहा है। अगर मान लो कि ये सिर्फ एक्स और वाई की बात होगी, अगर और ज्यादा गुड्स है तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि एक्स का प्राइस से उसको जितना यूटिलिटी मिल रहा है, वाई का प्राइस जिसको इतना यूटिलिटी मिल रहा है, और जेड का प्राइस से जितना यूटिलिटी मिल रहा है वो तीनों सेम हो। और ये लास्ट में किसके इक्वल हो जाता है? तो आपका एमयूएम क्या है? तो मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि मनी से डिराइव होता है। और हमने देखा था कि आपका कार्डिनल यूटिलिटी का अजम्पशन है कि मनी से जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, इसी कारण से ये भी सारे जो है ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिकल कंडीशन है जो कि डायरेक्ट पूछे जा सकता है कि ये कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो गुड एक्स है, इसका मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, इसका प्राइस 10 है। अगर हम इसका एमयू बाय प्राइस निकाले तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। अब वाई का देखो, वाई का मार्जिनल यूटिलिटी मिल ज्यादा रहा है, 30 मिल रहा है, इसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा है, फिर भी क्योंकि एमयू बाय प्राइस जो है वो 2 दे रहा है तो इसीलिए जो कंज्यूमर है वो दोनों को एक ही ये मानेगा। उसी तरह से जेड में देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस भी ज्यादा है, बट एमयू बाय प्राइस जो है इसका 2 है। दैट्स वाई इस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपका एमयू एक्स बाय पी एक्स, आपका एमयू वाई बाय पी वाई इज इक्वल टू एमयू जेड बाय पी जेड होगा, क्योंकि उसको जो है ये सेम मिल रहा है। इसी तरह से जो कंज्यूमर है वो ट्राई करता है कि हम कैसे इनकम को बांटे ताकि एमयू एक्स बाय प्राइस जो है सारे कमोडिटी से मुझे सेम मिले। ओके, बट अगर ऐसा केस हो जाए कि आपका एक जो है बढ़ जाए, मान लो ये 3 हो जाए और ये 2 हो जाए, अगर बढ़ जाए तब क्या करेगा कंज्यूमर? तब कंज्यूमर ऐसा करेगा, क्योंकि उसको इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो एक्स पे ज्यादा स्पेंड करेगा और वाई पे ज्यादा कम स्पेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स कंज्यूम होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। आपको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। और अगर हम वाई पे वो कम खर्च करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों सेम हो जाए। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन कि अगर मान लो कोई कंज्यूमर है उसको एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू वाई, तो वो क्या करेगा? इसको ज्यादा कंज्यूम करते जाएगा, बट जैसे जैसे ये ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, उसको तो सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फिर वही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है कि हर कंज्यूमर जो है वो ट्राई करते रहता है, तब तक ट्राई करता है जब तक दोनों इक्वल ना आ जाए। सो दिस एडजस्टमेंट कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। अब आपके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कार्डिनल यूटिलिटी के। ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस था तभी जाके आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरम आया था। क्या क्या लिमिटेशंस हो गए? सबसे पहला तो यही हो गया कि यूटिलिटी को हम नहीं मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है क्वांटिटेटिवली, सब्जेक्टिवली का मतलब होता है जो चेंज होता है, सब पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होते रहता है, उसको हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। बट ऑब्जेक्टिवली मतलब जो फिक्स्ड है, जो क्वालिटेटिव वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं हम, न्यूमेरिकल। तो कहना था इकोनॉमिक्स का कि यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करें क्वालिटेटिवली। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट था वो यही था। सेकेंड वही हो गया कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, यूटिल्स तो इमेजिनरी है ना, उसको हम कैसे उसका बेसिस पे हम पूरा अपना थ्योरी मॉडल बना सकते हैं।
ओके तीसरा इंपॉर्टेंट क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होता है। वो तो ये मान के चले थे कि मैं 1 रुपए खर्च करूं तो भी मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैं 2 रुपए खर्च करूं तो भी सेम, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को देखें तो ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए इसको भी क्रिटिसाइज किया था। और यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर ऑफन इंटरडिपेंडेंट। उन्होंने क्या माना था, अपना हमारा क्या था एजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी का, कि यूटिलिटी अगर एप्पल का है तो वो ऑरेंज से इंडिपेंडेंट होगा। बट क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे उनका कहना था कि नहीं, दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो गुड्स की यूटिलिटी होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और लास्ट हो गया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस को भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मेन क्या हो गया, यही बात हो गई कि हम क्वांटिटेटिवली यूटिल्स को नहीं मेजर कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होता है, और यूटिलिटीज इंटरडिपेंडेंट होते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये क्रिटिसिज्म थे जिनसे हमने बाद में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच लेकर आए थे। ओके सो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। हमने आज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा कि क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों होता है कंज्यूमर बिहेवियर, आखिर क्यों कंज्यूमर एक पर्टिकुलर चॉइसेस जो है वो प्रेफर करता है। फिर हमने एक्सियम्स देखा, उनका मीनिंग देखा। उसके बाद हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारे जो हैं ये आपके बेसिस हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के। ओके सो ये है हमारा कोर्स ASRP नेट का। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आप और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस क्लास में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारे बाकी कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं, ये सारे फाउंडेशन बैच हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ICR JRF 2027 का। अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, और आप फर्दर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके सो थैंक यू वेरी मच।